सर, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर थोड़ा बताना, क्या कुछ मुद्दा व मकसद है? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर बताना, मुद्दा व मकसद क्या है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का? मैं मोहम्मद अली शौकीन, पिछले 32 साल का मेरे सियासी सफ़र में पहली बार मैं किसी सियासी जमात के रहनुमा की हमायत कर रहा हूँ इलेक्शन में। 2002 में हमने उस वक्त के आज़ाद उम्मीदवार की सपोर्ट की थी। 2008 और लड़ा। पिछले 10 साल के हालात तो आप जानते ही हैं। इस वक्त मौजूदा हालात को देखते हुए और यहाँ के समाजी और सियासी ताने बाने को जो कायम रख सके, इस वक्त उस सियासी रहनुमा को साथ देने की ज़रूरत है जो यहाँ के डोडा के सियासी और समाजी ताना बाना को कायम कर रख सके और यहाँ की माशी और माशरती इक़्तिदार को बरकरार रख सके। इस वक्त सबसे मौजू जो हम समझते हैं, जो रहनुमा हैं यहाँ पे, जो सिर्फ और सिर्फ जनाब खालिद नजीब सोहरावर्दी साहब हैं, वो जो इसके काबिल हैं। लिहाजा हमने अपनी तमाम सियासी वर्करों के साथ मिलके ये फैसला किया है कि इस इलेक्शन में हम जनाब खालिद नजीब सोहरावर्दी साहब का साथ देंगे और हमारे जो वर्कर हैं तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर रहे हैं, पिछले 10-15 साल से 15 दिनों से काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह, जैसे कि हमारे पास ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं, बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी वसवसे के हम इत्मीनान से इस बात को कह सकते हैं कि इंशाअल्लाह इस बार जो है खालिद नजीब सोहरावर्दी साहब डोडा ईस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से चुने जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरी तमाम अपनी आवाम से जो मैं एक बात बीच में गुजारिश करना चाहता हूँ अपने खालिद नजीब सोहरावर्दी साहब से कि इस वक्त हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी डोडा में पूरी अंदर से पूरी लहर है आपके हक में। वो लोग जिनको आप बज़ाहिर ये समझ रहे होंगे कि हमारे मुखालिफ है, वो भी आपकी सपोर्ट में है। जो भी यहाँ का डोडा असेंबली सेगमेंट का हसास सियासी वर्कर है, वो किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखता है या किसी भी सियासतदान के साथ इस वक्त है, वो ये महसूस कर रहा है कि डोडा की इस वक्त ज़रूरत है जो वो खालिद नजीब सोहरावर्दी साहब। इसलिए तमाम उन लोगों से हमारी बातचीत होती है, कॉन्टैक्ट्स होते रहते हैं जो बज़ाहिर आपके खिलाफ हैं, जो कभी आपके पास नहीं आएंगे। यहाँ का इंटेलेक्चुअल, यहाँ का सोशल सोसाइटी, यहाँ का जो मीडिया के लोग जो भी हैं, जो बाशऊर लोग हैं, उस तमाम ये महसूस कर रहे हैं कि इस वक्त यहाँ की ज़रूरत जो है खालिद नजीब सोहरावर्दी साहब, बगैर किसी मजहब के, बगैर किसी उसके मतलब सियासी एफिलिएशन से। मेरी आखिर में तमाम यहाँ के आवाम से, जो हमारे डोडा के ईस्ट के असेंबली सेगमेंट्स के लोग मतलब वोटर हैं, जो खालिद नजीब सोहरावर्दी साहब के सपोर्टर हैं, वर्कर हैं, हमारे तमाम लोगों से अपील है कि वो किसी भी वसवसे में ना आए, किसी भी घबराहट का शिकार ना हो कि अभी कोई यहाँ पे भ्रम फैलाया जा रहा है कि किसी सियासतदान के पास अपना वो पैसा खर्चेगा, किसी के पास कोई मखसूस वोट बैंक है या कोई गुंडागर्दी से कुछ भी नहीं होना। यह इंशाअल्लाह और इंशाअल्लाह ये सीट इस वक्त खालिद नजीब सोहरावर्दी साहब की है और हम सब मिलके सपोर्ट भी कर रहे हैं और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारी इस कोशिश को कामयाब करे। आपके सपोर्ट एनसी को दे रहे हैं, ज्वाइनिंग कर रहे हैं, तो कितना फायदा एनसी को होगा और कितना नुकसान जो है अपोजिशन पार्टी को रहेगा? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैं ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ खालिद नजीब सोहरावर्दी साहब की जात को हम सपोर्ट कर रहे हैं। शौकीन साहब, आपने कहा कि 32 साल से आप सियासत में हैं, इस सियासी मैदान में, तो 32 साल से आपको ये जरूरी नहीं समझा कि किसी पार्टी को सपोर्ट करें? जब चुनाव आप आ गया है तो इसी टाइम पर, सही टाइम पर आपने क्यों सपोर्ट किया? इस वक्त हालात और वाक़यात को देखते हुए हमको लगता है कि यहाँ की बात असेंबली में रखने के अलावा, जो मैंने पहले ही कहा कि यहाँ का जो सियासी और समाजी ताना बाना है, उसको कायम रखने के लिए, यहाँ की माशरती और माशी इक़्तिदार को बरकरार रखने के लिए सबसे मौजू अपना जो कैंडिडेट है इस वक्त खालिद नजीब सोहरावर्दी साहब।
इसीलिए हम इनकी जात को सपोर्ट कर रहे हैं, न कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैं ज्वाइन कर। आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके टच में हैं और सिर्फ यहाँ के नहीं बल्कि अपोजिशन के भी, तो क्या भाजपा कांग्रेस उनके लोगों भी आपके साथ है? वो हमें कहने की जरूरत नहीं है, उसको हमने डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन बहुत हमने कहा तमाम सियासी पार्टी जो हसास जो सेंसिटिव पॉलिटिकल वर्कर्स है दे आर इन फेवर ऑफ खालिद नजीब सरवर। यानी आप पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे? पार्टी को नहीं, खालिद नजीब सरवर के साथ। आज से पहले भी तो आप कर सकते थे खालिद साहब को सपोर्ट, आज ही क्या जरूरत पड़ी? इस वक्त ये हालात मैंने पहले बार बार कहा, पहले तो मैंने 2 बार तो खुद इलेक्शन लड़ा हूँ, उस वक्त सपोर्ट करने का तो कोई सवाल नहीं था। जब मैं खुद लड़ रहा था तो उसको सपोर्ट कैसे हो सकता? अगर आप ज्वाइन करते तो सपोर्ट करते। ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। हमारी टीम जो है, हमारे तमाम वर्कर जो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर रहे हैं खालिद साहब के फेवर में, तो वो काफी है। ज्वाइन करना जरूरी नहीं, क्योंकि ये अनकंडीशनल सपोर्ट है, ये अनकंडीशनल सपोर्ट है। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए मतलब वो बाद में हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इससे अनकंडीशनल सपोर्ट है खालिद सरवर साहब। खालिद साहब क्या कुछ कहना चाहोगे? इस तरह की सपोर्ट आपको अभी मिल रही है, इस पे आपका क्या कहना? खालिद साहब थोड़ा सा बताएगा सपोर्ट नहीं करेंगे। अरे बहुत ही अदा करता हूँ मोहम्मद साहब का, जो उन्होंने अपने साथियों के साथ और वफा के कॉल है ना, बहुत सारे लोग हमसे हम आपके हमायती हैं, लेकिन हम आपके अंदर से खुलकर नहीं हैं। ये ऐसे सियासी वर्कर हैं जो खुलकर बाबा ने कॉल ये ऐलान किया कि वो मुझे सपोर्ट करेंगे, इससे बड़ी अच्छी बात क्या हो सकती है। खालिद साहब कितना फायदा रहेगा आपकी पार्टी को इनकी सपोर्ट? क्योंकि अपोजिशन कह रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस दिखाई नहीं दे रही है, अपोजिशन कह रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ अगर मुकाबला है डोडा ईस्ट में डीपीएपी और भाजपा के बीच में, तो सगे भाई हमको क्या करेंगे, आप लोग को बात करना टमाटर तो दुनिया को जरूर दिखाएं। देखिए लड़ रहे हैं सारे लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, तो ABCD सारे मिलके नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ। अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को महसूस नहीं करते, इस वक्त अगर कोई रैंकिंग फोर्स है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, इस वक्त भी आगे जो चाहती है, और आप जो कह रहे हैं कि स्पोर्ट से क्या फायदा मिलता है, एक 11 होते हैं, ये हमेशा फायदे वाली सूरत होती है, इसमें नुकसान नहीं होता। खालिद साहब, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है वो गठबंधन अलायंस है, लेकिन ये कैसा अलायंस है कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को बदनाम कर रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जो है वो कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं? हमने कभी कांग्रेस की जबान से सुना, कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता इन दूसरे अशखास के खिलाफ भी नहीं बोलते। हम तो पार्टी को बोलते हैं, तो आइडियोलॉजी के खिलाफ बात करते हैं। हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, उसके हिमायत में बात करते हैं। दूसरी आइडियोलॉजी ने हमको नुकसान पहुंचाया, उसके बारे में बात करते हैं। हम किसी के जात के बारे में बात नहीं करते। कल पीएम आ रहे हैं तो कितना बड़ा इम्पैक्ट रहेगा उनके आने से यहाँ पर? यार अब कोई इफेक्ट काम नहीं करेगा, अब कोई इफेक्ट काम नहीं करेगा। तो ठीक है, उनको हमको मालूम है उसमें क्या कहना, उनकी पर्सनैलिटी और उनका परसेप्शन एक ही बात पर अटकता है, हिंदू मुसलमान को उसमें नफरत फैलाएंगे। वो तो पहले से काम कर रहे हैं।
उसी नफरत में इस वक्त हम जी रहे हैं। तो उसका मुकाबला हमने सीख लिया कैसे उस नफरतों का मुकाबला करते हैं और अपना भाईचारा कायम रखते हैं। उनके पास और कुछ कहने को नहीं है। बाकी सारे जुमले जितने ज़्यादा बोलेंगे तो लोगों को मालूम है पिछले 10 वर्षों से वो जुमले अदा करते रहे और बड़ी फनकारी से अदा करते हैं। खालिद साहब, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस है जम्मू कश्मीर में, क्या ये पॉसिबल नहीं था कि डोडा में भी ये अलायंस हो, मिलकर एक सरकार बनाए, एक नुमाइंदे को चुने, ताकि जितने भी मसले मसाइल है लोगों के, चाहे डोडा के या आसपास के हो, वो पूरे हो सकते? क्या ये पॉसिबल है कि बात सुनी मैं जो बातचीत चल रही थी अलायंस की, मैं उसका फर्क था उस मीटिंग में, उस ग्रुप का फर्क था ये बात कर। वहाँ ऐसी कोई बात नहीं कि वहाँ सीधे सीधे जो फैसले हुए मेरे सामने, तो डोडा वेस्ट कांग्रेस को जाएगी, डोडा ईस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस को जाएगी। उसी तरह तमाम सीटों के बारे में मैं आया, अलायंस का कैंडिडेट बन के फार्म भरा और आपने मुझसे बात की, उसको भी मैंने कहा मैं अलायंस का कैंडिडेट। बाद में क्या सूरत हाल हुई, मैंने क्या जोरों ने खाना क्या होता है मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं। खालिद साहब, हाल ही में यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी यहाँ पर आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 370 वापस लाने के लिए दुनिया में कोई भी पैदा नहीं हुआ है, लेकिन आप 370 को लेकर लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको 370 वापस आएगा? आप लोगों में जा रहे हैं। आज पैदा नहीं होगा, कल पैदा हो सकता है। उन्होंने जनसंघ को मंशूर बनाया था, ये जनसंघ थी ना पहले, उस वक्त महाराजा यहाँ था, महाराजा के फ्लैग से इनको कोई आपत्ति नहीं थी, महाराजा के एंथम से इनको कोई आपत्ति नहीं थी। जिस वक्त यहाँ अपनी रियासत बनी, राष्ट्रीय हुकूमत बनी, उनको झंडे से भी आपत्ति होने लगी, अपने आइन के से भी आपत्ति होने लगी। मुश्किल ये अब जिन्होंने इसको मैनिफेस्टो में आइन में रखा था वो कोई नहीं था, वो सारे मर गए थे। जो जब ये दफा 370 जो जिन्होंने बात शुरू की थी 70 साल पहले, आज दुनिया में उसमें कोई नहीं है। अब हमने शुरू किया, क्या पता कल हम नहीं होंगे, दूसरे लोग खड़े होंगे तो लाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं, नामुमकिन कोई चीज़ नहीं, तो हिम्मत और हौसला चाहिए और साबित करनी चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, RDX, AK-47 और पत्थरबाज यहाँ पर पैदा करना चाहती है दोबारा से, और पुराना जम्मू कश्मीर यहाँ पर पैदा करना चाहती है, माहौल बनाना चाहती है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद आया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत में नहीं था, जो धन कल्चर है उसमें ये भी तो शामिल था। और जब 96 में आना था तो इससे भी देशभक्त इस वक्त अपने आप को देशभक्ति का और इनका सर्टिफिकेट हर कोई को चाहिए। 96 में एक भी सामने आने को तैयार नहीं, न उस वक्त इनको मुल्क की पड़ी थी, न किसी और की, बस अपनी जान की पड़ी। उस वक्त में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मैदान में कूदा था, वही कहने वहाँ गया था नुमाइंदगी करने के लिए, देशभक्त कोई नहीं थे वहाँ। पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के वकार रसूल वानी जो हैं वो लगातार उमर अब्दुल्ला पर कटाक्ष कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब वो मुख्यमंत्री थे एक काम बता दे जो उमर अब्दुल्ला ने किया हो। आपको नहीं लगता कि इस प्रकार की बयानबाजी से अलायंस पर असर पड़ेगा? जो एक्स प्रेसिडेंट की बात कर रहे हो वो तो उस हुकूमत का हिस्सा था, खुद मंत्री था। अगर वो इतना सेंसिटिव था तो उसके कोई काम नहीं हो रहा तो मनुष्य क्यों नहीं छोड़ी थी उसको? अगर किसी मिनिस्टर का, किसी MLA का उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, इलाके में काम नहीं हो पा रहा, वो बड़ी बेगैरती है, उसको हुकूमत में रहना, उसको भाग जाना चाहिए, तो वो तो भागे नहीं हो। आज तो सारे लोग कह सकते हैं। चिनाब वैली में नेशनल कॉन्फ्रेंस कितनी सीटें? चिनाब वैली में नेशनल कॉन्फ्रेंस असेंबली इलेक्शन